प्यारे बच्चों, ऑल मजे में। फिर से एक बार वही बात दोहराना चाहता हूं कि आप पूरा लेक्चर नहीं देखते हो, भगा भगा के देख लेते हो, अच्छी बात नहीं है। पूरा लेक्चर देखो, समझो, उसके बाद में काम करो। नेक्स्ट, आज हमारे पास एक नया थियोरी है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारा है। थियोरी का नाम है एडी करेंट्स। एडी करेंट्स का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझे। बेसिक नॉलेज आपके पास पूरा का पूरा है। बेसिक नॉलेज क्या है वो मैं आपको बताऊं। एज द कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ इट इज इन अ मोशन, if it is a conducting wire, conducting rod or a disc, if it is in a motion, then the charge inside it possesses the force which is called the Lorentz force. F is equal to Q into V cross B. Yes, that's it. And due to that reason, this charged particle are moving on the shortest path or the path on which the value of the resistance becomes minimum. Where there is a motion of the charge, it will constitute the current, and this current is called the eddy current. बहुत पहले से था, किसी को मालूम नहीं था। सबसे पहले ये बात समझाई फुकॉल्ट ने। फुकॉल्ट, FAUCAULT, फुकॉल्ट। T साइलेंट, ट नहीं बोलते पीछे। सो क्या बोल रहा हूं मैं? As we place the conducting material in the magnetic field and if this conducting material is rotating or it is in a motion, then there is a current, and this current is due to the thing is that we can say that here the charged particle are in motion. Charged particle motion condition में होंगे तभी जाके ये करंट कंस्टिट्यूट होता है, और ये करंट का नाम दिया है फुको ने एडी करंट्स। राइट। दूसरी बात, एडी वाटर पूल जैसा होता है, सर्कुलर पाथ में ही बहता है। मतलब ऐसे नॉर्मल करंट्स क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड से तीसरे एंड से ऐसे जा रहा है पूरे के पूरे। लेकिन यहां पर कंडक्टर में ये सर्कुलर पाथ में छोटे छोटे बड़े 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 ऐसे पाथ में वो मतलब होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एडी करंट्स। इसीलिए इसको नाम दिया है एडी करंट्स। आई बात समझ? वेरी गुड। अभी उसका बेसिक एग्जांपल हमारे पास यहां पर है। ट्राई किया फिगर ड्रॉ करने का टेक्स्ट बुक में जैसा वैसा। This is the N pole of the magnet and this is the S pole of the magnet. In between these two, with a rigid support, we suspend a metallic, that means you can say that's smaller cell with a smaller thickness. Now it oscillates in this one, then it passing through the magnetic field like this. यहाँ से जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा like this. But the thing is that once it is entering into the magnetic field by this way, then the current flowing in this direction, right? Once it is coming out of it, it's oppose its motion according to Lenz's law. So again the current in this direction. Again फिर से जाएगा, फिर से वापस आएगा by this way. But the important thing is that important बात अभी समझनी है। Due to this current which is induced in this one, due to the presence of magnetic field, the motion becomes damping motion. Damping motion का मतलब क्या होता है? After 2, 3, 4, 5, 10 oscillations, its motion gets steady, or you can say that it comes to the halt, or you can say that it becomes steady. जैसे हम लोग झूले पे बैठते हैं तो झूला धीरे 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 बंद हो जाता है, लेकिन वहां पर डैम्पिंग फोर्स एक्सटर्नल एयर का होता है। जो हुक के साथ में जुड़ा हुआ है वहां से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो वाला फोर्स अलग होता है। यहां पर वैसा ही फोर्स लगता है, एंड दिस टाइप ऑफ डैम्पिंग फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स। ऐसे फोर्स को क्या नाम दिया हम लोगों ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स। राइट। सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, व्हाट हैपन हियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग से होता क्या है? The motion gets opposed. मतलब once it is entering, करंट ऐसे बहेगा, ऐसे पास होगा, वो मोशन का अपोज करेगा। once it is coming out, so ऐसे बहेगा, that means उसको अंदर ले जाने का ट्राई करेगा। so here there is electromagnetic dampings. इसका यूज होता है, आगे आता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। then after, how can we reduce this electromagnetic damping force? तो मतलब करंट को रिड्यूस करना चाहिए, and by which way? तो हमारे पास ऐसा समझो एक प्लेट था, पूरा का पूरा ऐसा, ये वाला ऐसा,
अभी ये प्लेट में से यहां से कट कर दिया तो ऐसे पार्ट्स हो गए. So this type of parts, slots made in this one. And due to that reason, what happened? Due to that reason, the thing is that the current which are getting on the complete path, now the path becomes the smaller one. And as the path becomes smaller one, the less amount of current is passing through it. And due to this, the eddy currents gets reduced. And due to this, the less amount of damping force is acting on it. आप बोलोगे सर ये सब बातें तो आपने समझा दी, डैम्पिंग क्या है, ये सब वो सब, लेकिन इसका कोई रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल? यस माय डियर. सपोज मेरे पास ऐसे दो रॉड्स हैं. एक रॉड मेरे पास ऐसा है जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली फॉलिंग करवाऊंगा, दूसरा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पर फ्रीली फॉलिंग करवाऊंगा. दोनों की मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जी होगा, लेकिन यहां पर इसके मोशन को अपोज करने वाला इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा. It will try to oppose its motion in the upward direction. जा रहा है नीचे, लेकिन फोर्स कौन सा फोर्स? डैम्पिंग फोर्स. किससे? एडी करंट से उसको ऊपर ले जाने का ट्राई करेगा. तो ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सेलरेशन से आएगा. एंड दिस वन इट इज जी डैश एंड दिस जी डैश इज लेस देन जी. राइट. एक क्वेश्चन ऐसा एक बार पूछा गया था. राइट. उसके बाद में कहां पर एडी करंट तकलीफ देता है और कहां पर एडी करंट फायदे वाला है, वो तो यहां पर देखेंगे. लेकिन एडी करंट्स नुकसान जो करता है वो नुकसान कैसे ओवरकम करता है, तो पहले नुकसान देख लेते हैं. नुकसान कहां पर होता है? तो अभी हम लोग घर में एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं. उससे पहले का वर्जन था सीएफएल का, उसी से पहले का वर्जन था ट्यूबलाइट. याद है ना, वो बड़ी वाली. तो वो ट्यूबलाइट के बीच में एक चौक आता था, वो चौक ट्रांसफार्मर एक तरीके का. ओके. दूसरा ट्रांसफार्मर वर्ड आगे ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि ट्रांसफार्मर बहुत मतलब दूर से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लाते हैं गांव या शहर के अंदर, तो हायर वोल्टेज पे लाना पड़ता है. अगर वही हायर वोल्टेज घर में भेज दिए तो तकलीफ हो जाती है, तो वहां पर ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है. ट्रांसफार्मर क्या है वो सब हम लोग देखेंगे 8th चैप्टर के अंदर. बट प्रेजेंटली वो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल यूज करना पड़ता है. ये वाइंडिंग्स जो है वो सॉफ्ट आयरन के ऊपर होता है, और सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाइंडिंग होना मतलब इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ड्यू टू दैट एडी करंट गेट्स प्रोड्यूस, और इसीलिए ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है. आपने भी देखा होगा मोबाइल का चार्जर, उसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर है. क्यों? आते हैं 240 वोल्ट. मोबाइल को चार्ज करने के लिए कितने चाहिए? हार्डली 10 वोल्ट. तो 240 को 10 में कन्वर्ट करता है. राइट. सो ट्रांसफार्मर उसके अंदर होता है. तो देख लेना, चार्ज गर्म हो जाता है. डेसिपेशन ऑफ द हीट, बाहर भी निकलती है वो हीट, अंदर भी डेसिपेट हो जाती है. एडी करंट्स कहां पर आया माय डियर फ्रेंड्स? तो अगर वो मैग्नेटिक अंदर मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन मटेरियल है, उसके ऊपर वाइंडिंग्स करवा दिए, सॉलिनॉइड जैसा बन गया, तो अभी इसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है. और अगर थिकर वाला हम लोगों ने कोर यूज कर दिया, एक थिकर कोर इज देयर, then it will produce more amount of eddy currents and there is a loss of heat in the form of heat energy. तो बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए लैमिना बनाना पड़ता है. लैमिना मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्लॉट्स में उसके ऊपर रखा जाता है, लाइक दिस. सपोज एक बड़ा सा स्लैब यूज करने की जगह यही स्लैब को अगर हम लोग ऐसे फॉर्मेट में यूज करते हैं तो अच्छा रहता है. ऐसे फॉर्मेट ऐसे भी करें, इससे बेटर ये भी होता है. राइट. और इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाए. राइट. क्योंकि करंट हमको इतने ही पार्ट में मिल सके, लाइक दिस. सो इट विल रिड्यूस इट्स वैल्यू. राइट. तो एडी करंट्स. ओके. आप बोलोगे सर ये सबको सेपरेट करना पड़ता है. यस. ये सब के बीच के अंदर हमको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लेना पड़ता है, कोटिंग करना पड़ता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से, है ना. कोटिंग का मतलब ये प्लास्टिक का कोटिंग, ये नहीं चलेगा. राइट. कोटिंग वहां पे बहुत थिन होना चाहिए. वार्निश आपने देखा होगा पॉलिश के अंदर, नॉर्मली कलरिंग के अंदर कलर करते हैं ना घर में, तो वुड के ऊपर पॉलिश मटेरियल होता है. वो पॉलिश मटेरियल जो होता है वो वार्निश होता है. ऐसा वार्निश वाला मटेरियल इसके ऊपर कोट कर दिया जाता है. फिर दूसरा यूज कहां पर है? इलेक्ट्रिक मोटर. आपके घर के अंदर पानी ऊपर ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर होती है. एंड इन दिस इलेक्ट्रिक मोटर देयर इज अ वाइंडिंग,
and this winding is such that it will reduce the eddy currents. बहुत लॉस होता है उसमें भी हीट का, हीट के फॉर्म के अंदर एनर्जी का बहुत सारा लॉस होता है, सो वो भी कम हो सकता है by this way. So we can reduce the electromagnetic damping as well as we can reduce these eddy currents by this way, right? Which are the uses of this eddy currents? Eddy currents के uses क्या है? आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा मोदी साहब वाली bullet trains. So as you know the bullet trains, right? So once उसकी स्पीड क्या है आपको पता है 300, 400, ब्रेक लगानी है तो हमारी बाइक कार जैसी ब्रेक वहां पे नहीं लगा सकते, नहीं तो गार्ड आगे आ जाएगा, है ना, ब्रेक लगी तो. So in that case we have to apply the magnetic brakes. So here the first use is magnetic braking in the trains. ट्रेन चल रही है, राइट, नीचे ट्रैक लगा हुआ है, ट्रैक के ऊपर मैग्नेटाइज मटेरियल लगा है. अभी वो व्हील्स वहां पर से ऊपर उठ गए क्योंकि 400 की स्पीड के ऊपर व्हील रोटेट नहीं होते प्यारे बच्चों. अभी वो वहां पर मैग्नेटिक ब्रेकिंग से क्या होगा? सो आप लोगों ने डिस्क ब्रेक तो नाम सुना है ना, बस थोड़ा बहुत उसमें है ये वर्जन. तो क्या होता है? सो डिस्क ब्रेक के अंदर जो मटेरियल होता है वो यहां से प्लेट घूमती है, वो व्हील के साथ में जुड़ी हुई, और ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रोड्यूस करता है, और दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अपोज द मोशन. वो ऐसे रोटेशन करता है ना, उसका अपोज करता है. सो बाय दिस मींस वी कैन यूज इन द ब्रेकिंग सिस्टम, स्मूथ ब्रेकिंग सिस्टम होता है, राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहां पर होता है? गैल्वेनोमीटर में होता है. गैल्वेनोमीटर में आप लोगों ने देखा होगा जीरो तो बीच में होता है, ऐसे ऐसे करंट दोनों साइड में फ्लो होता है. अभी वहां पर करंट पास हुआ इन द कॉइल, देन इट विल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड. इट इज ऑलरेडी इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसका अपोज करेगा, ऐसा फील्ड वहां पर प्रोड्यूस किया जाए with the help of eddy currents. So you can easily, the indicator will smoothly move to its original position, and the important thing, you can minimize the damage of the galvanometer. Sensitive होते हैं उसकी बात. इंडक्शन फर्नेस आप लोगों ने देखा होगा. इंडक्शन फर्नेस कई बार एलॉयज बनानी होती है, हर एक का टेम्परेचर अलग अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन सबको एक साथ में लेना पड़ता है. सो वहां पर ये फर्नेस काम करता है. कैसे काम करता है फर्नेस? इफ यू पास द एसी करंट थ्रू दिस वन, बहुत मतलब मैग्नेटिक कॉइल के अंदर से एसी करंट पास करते हैं, देन द एडी करंट पासिंग थ्रू द स्मॉलर ग्रेन्यूल्स ऑफ द metals, and it will with such a frequency that it will get melt to it. उसको मेल्ट कर देते हैं और एलॉयज बन सकते हैं. दूसरा, अगर हम लोगों ने डगिंग करके अर्थ में से सैंपल निकाला है, and if you want to separate all the matter, then उसको पास करना पड़ता है बेल्ट के ऊपर से. There is a higher frequency magnetic field. फर्नेस ही है, higher frequency magnetic field. इसी करंट से तो क्या होता है? कई मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कई मेटल्स का ज्यादा होता है, उसके बाद में तो जिसका कम होता है वो पहले मेल्ट होकर निकल जाता है, फिर बाद में. सो देयर इज अ यूज ऑफ इंडक्शन. और कुछ नहीं, कुछ जलाना नहीं पड़ता है आपको, कुछ करना भी नहीं पड़ता है माय डियर, राइट. ओके, लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स. आप आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने आता है ना. वो हर महीने जो बिल आता है, अभी तो जो मीटर्स है ना पावर के, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो गए, कुछ नहीं कर सकते उसमें. लेकिन पहले के जो मीटर्स थे, एंड दैट वन देयर इज वन रिंग, एकदम साइनिंग वाला रिंग था, एंड दिस रिंग इज रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू. बिहाइंड इट देयर इज अ कॉइल, उसके पीछे एक कॉइल है. अगर उसके अंदर से करंट पास हो रहा है, एक्चुअली दिस इज द एसी करंट, हमारे घर में जो आ रहा है एसी. If AC current is passing through this one, it will generate the magnetic field. This magnetic field try to rotate this ring, not a ring. It is a smaller, thin wala disc, बिल्कुल. But nowadays, this type of electric power meter is not going to use in our houses. हमारे घर के अंदर वो नहीं यूज हो रहे. कौन से वाले मीटर वो यूज हो रहे हैं? देख लेना, दूर से देखना है आपको, देख लेना. वो मीटर्स कैसे होता है? वो मीटर्स जस्ट कैसे होते हैं? जस्ट बताया ना, जस्ट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं. इट इज नॉट दी बेस्ड ऑन द एडी करंट्स. वो पुराने वाले मीटर्स थे, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडी करंट्स. इसके बेसिस के ऊपर से आपको एमसीक्यू हमेशा मिलता है. ओके बच्चों, एक्सरसाइज में चलते हैं ना. दिस एक्सरसाइज नंबर 6.2. क्या है क्वेश्चन? अच्छे से रीड करना है.
use the Lenz law to determine the direction of the induced current in the situations described by figure 6.19. ये डायग्राम आपको दिया है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। सी अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू द सर्कुलर शेप, मतलब अगर आप समझो तो इसको हमें ऐसा बनाना है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे सर्कुलर बनाना, खींच के थोड़ा 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 सर्कुलर बनाना है। कैसे बना सकते हैं? इफ यू वांट टू मेक इनटू द सर्कुलर लूप फॉर्म, तो क्या होगा? तो होगा ये बच्चों कि अगर लेंज लॉ की बात करें, as this one is increasing, then naturally the flux through this one gets increased. Then according to the Lenz law, the induced EMF or induced current or induced magnetic field is such that it opposes its motion. मतलब ये जो increase हो रहा है उसका oppose करना है, तो magnetic field अंदर की direction का increase हो रहा है, तो oppose करना मतलब इसकी opposite direction में जाना है। So the magnetic field is produced in such a way that it opposes the change in it. तो अभी करंट मैं क्लॉकवाइज में लूंगा तो मेरी फिंगर से ऐसे देख लो, डायरेक्शन अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि पहले से ही अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्लॉकवाइज करंट अंदर देगा मैग्नेटिक फील्ड तो वो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेंस लॉ गलत। तो करना क्या चाहिए? सो करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इससे ये वाला हो सकता है ना। सो मतलब यहां पर करंट क्या होना चाहिए, समझाना पड़ेगा। According to the Lenz law, as you make this irregular shape into the circular loop, the magnetic field induced in such a way that it increase, that means it opposes the try to increase in the flux. So the flux is induced in such a way that the current is in the direction A, B, C. This is the direction of the current. यहां से ऐसे जाना चाहिए, like this. Okay. What about in the second case? सेकेंड केस में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, देख लीजिए। सो ये क्या कर रहा है? द एरिया गेट्स डिक्रीज। इफ द एरिया गेट्स डिक्रीज देन व्हाट हैपेंड? फ्लक्स गेट डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब उसका ऑपोजिशन करना है उसको, मतलब उसका ऑपोज का मतलब फ्लक्स डिक्रीज नहीं होने देना है। कौन बोल रहा है? लेंज लॉ बोल रहा है। सो यू हैव टू से दैट हियर इन द सेकंड केस, सेकंड फिगर, द एरिया इज डिक्रीजिंग, बट अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ the flux link in this one, or flux induced in, not link, flux induced in this ring is such that it opposes the change in it. So the magnetic field is produced in such a way that it is in the same direction. If it is in the same direction, then the current must be again in this direction. So यहाँ से ऐसे जाएगा, so यहाँ से current होगा A dash, D dash, C dash and D dash. ये D दो जगह पर D है, नहीं ये B है माय डियर, ये B है, सो इट इज B dash, राइट। करंट ऐसे होना चाहिए, शायद ये वाला डायरेक्शन रेफरेंस बुक में गलत हो सकता है, सो मेक इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ये डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए, राइट। आई बात समझ लो, आपको लिखना है सिर्फ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, नो कैलकुलेशन एट ऑल, है ना। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में, कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में होते ही हैं। आगे माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं 6.3। A long solenoid with 15 turns per centimeter, समझो बात को अच्छे से, n is equal to 15 turns per centimeter। अभी मुझे मीटर पे चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर तो इतने टन्स, 100 सेंटीमीटर तो कितने हो जाएंगे? तो आपको ये दे सकता है 1550 टन्स पर मीटर। कैसे दिया ये? तो आप इसका मतलब लिखो तो 1 सेंटीमीटर, सो यू आर गेटिंग 15 टन्स। व्हाट अबाउट 100 सेंटीमीटर? इट इज इक्वल टू 1 मीटर। हाउ मेनी टन्स आर देयर? मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये छोटी छोटी बात आप मिस्टेक में कर सकते हो। देन आफ्टर, पर सेंटीमीटर हैज स्मॉल लूप एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया A इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी उसका मीटर स्क्वायर करेंगे
to 10 to the power 4 meter square. Place inside the solenoid normal to the axis. मैं शायद आपको डायग्राम बता सकूं तो ऐसा कुछ हो सकता है. This is the solenoid. The magnetic field lines are this way, right? And this one we are placing one smaller size ring like this. Okay. By the solenoid. Okay. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 to 4 ampere in 0.1 second. मतलब क्या हुआ? This is the change in current divided by time. It is I2 minus I1 and it is delta T, or you can just write dt. Final current 4, initial is 2, and this all things happen in 0.1 second, not 2. It is in 0.1 second, right? And it is equal to 2 divided by 0.1, so it is 20 ampere per second, right? Okay. What is the induced EMF? You want to find out induced EMF E. Induced EMF E in the loop while the current is changing. अभी आपके पास induced EMF का फॉर्मूला क्या है? Induced EMF E is equal to, you can say that, d phi by dt. What is phi in our case? So just write the formula. Here, this flux phi is equal to, you can say that, it is BA cos theta. Say this area vector and the magnetic field both are in the same direction. So this is nothing but the area vector and this is the magnetic field. So here this theta is equal to 0. How can I get this magnetic field? So the magnetic field due to solenoid, this B is equal to mu naught Ni, right? वो हमको मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है. सो मैं B की जगह पर रख दूंगा mu naught Ni. And what about area? So area तो हमको पहले से ही दे दिया है. Now this flux I can place here. So if I place this flux formula, then it is d by dt of my dear mu naught Nia. Which quantity it gets changed with the time? It is only current. These three are constant, so you can take it out. So it is mu naught Na, and it is di by dt. My dear friends, what about your answer? So this E is equal to mu naught. It is 4 pi 10 to the power minus 7. Then N, it is 1500. And then area, it is 2 into 10 to the power minus 4. And this di by dt, it is equal to 20. If you find the answer, then it is in volt. इतना आता है वो आप खुद चेक कर लो ताकि आपको समझ में आए. ये कन्वर्जन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज वो म्यू जो हमने लिया ना वो एसआई में लिया है, इसीलिए ये सब कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट? मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.4 नंबर ऑन पेज नंबर 230. क्या है देखते हैं. A rectangular wire loop of side 8 cm by 2 cm. उसके लेंथ दी है L is equal to 8 cm, 8 into 10 to the power minus 2 meter, and this B is equal to 2 cm, 2 into 10 raised to minus 2 meter, right? Then after, okay, with a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla. The magnetic field B, that is 0.3 T Tesla, right? Now, directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut? If the velocity of the loop is 1 centimeter per second, सब CTS में दिया है प्यारे बच्चों, ये टेस्ला है, तो फिर आपको समझना पड़ता है कि सभी कन्वर्जन चाहिए. 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब होता है 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकंड. ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है.
Okay, in the direction normal to the longer side and shorter side B of the loop. For how long does the induced voltage last in each case? कितने देर तक ये आपको दे सकता है ये EMF? तो सबसे पहले मैं सिंपल डायग्राम बताऊंगा, फिर फर्स्ट केस, फिर सेकंड केस, राइट? तो देखते हैं. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अभी मेरे पास जो लूप है वो ऐसी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन. यहां पे नाम दे दो P, Q, R, S एंड T. आप चाहो कोई भी नाम दे सकते हो ना. अभी मुझे ऐसे दो साइड से मूवमेंट करानी है, एक ऊपर और एक ऐसे. फर्स्ट वाला में बोला है लॉन्गर साइड. दोनों के लिए कॉमन बात मैं बता दूं. यहां से लेकर ये साइड की बात है, यहां से लेकर यहां तक पहुंचेंगे, कोई ईएमएफ नहीं मिलने वाला. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? रीजन, अभी ये लूप यहां से यहां पर आया, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा. लेकिन जैसे ही इसके बाहर निकलेगा तब इसमें से फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है. इंक्रीज डिक्रीज हमारा प्रॉब्लम नहीं है. हमारा प्रॉब्लम है फ्लक्स चेंज होना चाहिए, है ना? तो अभी मैं फर्स्ट केस हैंडल कर रहा हूं, लॉन्गर साइड, नंबर ए, लॉन्गर साइड वाला, राइट? अभी लॉन्गर साइड वाले केस की जब मैं बात करूं तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड में दिखा दो प्यारे बच्चों. राइट? अभी क्या होगा? अभी ये वाली सिचुएशन हो गई, उसके बाद में आपको ईएमएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस. P, Q, R, S, T. ये वाली लेंथ L और ये वाली ब्रेथ. अभी आप ऐसा सोचो, अभी आप ऐसा समझो कि जो लूप यहां से बाहर निकल रही है उसमें ये तो बाहर निकल गया, कुछ नहीं हो सकता. अब ये और ये रॉड की बात करें तो अभी स्पीड कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों? ये वाली डायरेक्शन में. तो ये रॉड वही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं. सो दिस वन एंड दिस वन विल नॉट प्रोड्यूस एनी ईएमएफ, ओनली दिस वन विल प्रोड्यूस द ईएमएफ. लिखना पड़ता है. As the rod PT is out of the magnetic field. Also this ST and QR, it is in the direction of the magnetic field, sorry, in the direction of the speed, but this one is perpendicular to it. Magnetic field को ये perpendicular हो जाता है. Therefore, the EMF is given by only the part RS. RS वाला पार्ट ही आपको EMF दे सकता है. तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल E इज इक्वल टू कौन सा वाला पार्ट? तो मैं पहले से लिख दूं E QR कुछ नहीं देगा, ERS दे सकता है, EST नहीं देगा, ETP नहीं देगा, वो भी मैंने लिखा है. सो दिस वन विल गिव्स यू द जीरो, दिस वन विल गिव यू BVN, tan 0, so all over the answer is. Now substitute the values, you will get the answer. So E is equal to B, magnetic field is 0.3, then speed is 10 to the power minus 2. Length कितना है बच्चों? It is 8 into 10 to the power minus 2, and your answer 8 into 3, 2.4. Sorry, it is 2.4 into 10 to the power minus 4, and it is in the form of volt. So this is your answer, right? Now ये मैग्नेटिक फील्ड से यहां पर ईएमएफ कब तक मिल सकता है उसका आंसर भी देना है. सो एज सच द लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तब तक आपको दे सकता है. वंस द लूप इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नो ईएमएफ विल गेट जनरेटेड. सो द लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज कमिंग आउट. Till then it will gives you the EMF.
but once it is out of it, it will not give you any type of EMF. Right? Okay. उसके बाद में सेकेंड लॉन्गर साइड की बात हो गई. नंबर बी, क्वेश्चन में क्या था? तो नंबर बी था हमारे पास शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड की बात. अभी क्या होगा शॉर्टर साइड के लिए? सो शॉर्टर साइड के लिए प्यारे बच्चों फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि अभी जो मूवमेंट होगी वो डायरेक्शन बदल जाएगी ना. वेरी गुड. ओके, अभी इस साइड में लेकर जाना लूप को. क्या? तो अभी ये लूप का इतना पार्ट बाहर आ जाएगा, फिर बाद में आप कुछ बोल सकते हो. Right? So this is P, Q, R, S, and T. Right? अभी कौन सा पार्ट आपको EMF नहीं देने वाला? So this QR, RS, ST दे सकता है, and this one will also not. तो यहां पर ये डायरेक्शन में वेलोसिटी. Right? अभी क्या होगा? So for this one, this E is equal to again EQR plus ERS plus EST plus ET. This one is 0, this one is 0, this one is BVL plus L नहीं लिखना है तो B लिख दो, शॉर्टर साइड है, कंफ्यूजन ना हो जाए. BVB. Okay, this is 0. So overall is BVB. So therefore this E is equal to B. Magnetic field देख लो बच्चों 0.3 है, right? Then into V, velocity V, it is 10 to the power minus 2. And this B, 2 into 10 to the power minus 2 again. 2 into 3, so that's 0.6. So it is 0.6 into 10 to the power minus 4 volt. This may be same reason. Till the loop is inside this magnetic field, it will gives you the EMF. Once it is completely out of the magnetic field, it will not gives you the EMF. This is your answer. Right. तो कैलकुलेशन टाइम का करेंगे तो कैसे करेंगे? ये कितनी स्पीड से बाहर जा रहा है? ये रहा उसकी स्पीड. पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है. So how can I get the time? So for the longer side, the time can be calculated by. कैसे कैलकुलेट करेंगे? For the longer side, the time t is equal to, अब स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. अब ये डिस्टेंस क्या है हमारे केस में? तो b. तो मैं यहाँ पे d की जगह पर b लिख दूंगा. सो b is what? b is 2 into 10 to the power minus 2. Right? What is the speed? It is 10 to the power minus 2. So this gets cancelled. So you are getting the EMF for 2 seconds. 2 सेकंड के लिए आपको EMF ये मोशन दे सकता है. So for the shorter side, the time t is equal to, अभी ये लूप पूरा का पूरा कब बाहर निकलेगा? So it's completely come out when this length is covered. So अभी मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो L upon B लिखना पड़ेगा. What is L? L is equal to 8 into 10 to the power minus 2 divided by minus 2. It will get cancelled, so it is 8 seconds. Right? तो तभी जाके 8 सेकेंड तक ये आपको EMF दे सकता है. So by this way you are getting the time also up to which you will get the EMF. Okay? My dear friends, next question is 6.5, page number 230. A 1 meter long metallic rod, length दिया L. This L is equal to 1 meter, right? Then after is rotated with an angular frequency of omega, 400 radian per second. This omega is equal to 400 radian per second. About an axis normal to the rod, passing through one of its end, right? The another end of the rod is
in contact with the circular metallic ring, right? A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla is parallel to the axis exist everywhere. So the magnetic field B, this is equal to 0.5 Tesla. Okay, calculate the EMF developed between the center and the ring. छोटा सा सम है लेकिन इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस के ऊपर कई बार नीट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। समझाऊं मैं आपको। सबसे पहले ऐसी एक रिंग है, ऐसा समझो। दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग। जो 1 मीटर लेंथ वाला रॉड है, वो 1 मीटर लेंथ वाला रॉड ये है। दिस आर द प्लेट्स and this is the axis about which it is going to rotate itself. The magnetic field is parallel to these lines, so the magnetic field lines are here by this way. So these are nothing but the magnetic field lines. So which is perpendicular to this one. We already derived formula for the EMF generated between the two ends of the rod. So no need to derive here. So just write the formula and substitute the value, you will get the answer. So क्या करेंगे? So EMF, induced EMF, E is equal to half B omega and L square. This L is the radius of this circular ring, or you can say that the length of the rod. That's it. So this E is equal to 1 by 2, B is 0.5, omega is 400, and this L is 1. So your answer is 2 is here, so it will get cancelled with this one, so it is 200. And 5.5 into 200, so your answer for this one is around 100 volt, right? Square of the one, it is no need, no use of it. 0.5 into 400, so these two get cancelled. So this is your answer, right? Just multiply with this two, right? 0.5 into 2 is 10. So 5 into 2 is 10, so it is 1000. and इसका एक पॉइंट निकालना है, so your answer is 100. That's it. इसका आंसर 100. अभी इसके अंदर छोटा सा हम लोग चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछूं तो क्या होगा? अभी यही रॉड जो यहां पर है उसको मिडल में से रोटेट करवाते हैं यहां से। So half of the length on this side and half of the length on this side. So क्या हो सकता है? So here the EMF generated in this case, the length becomes half. अगर लेंथ हाफ हो जाती है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यही EMF का फॉर्मूला आप इसके लिए लगाओगे तो E is equal to 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। ये लेंथ हाफ हो गई इस साइड में और हाफ हो गई इस साइड। किसी एक के लिए मैं बोल रहा हूं, बट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसका EMF ऐसे जनरेट होगा, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और आंसर 0 मिलेगा। अगर मैंने इसके EMF को E नाम दिया, इसको E' नाम दिया, E minus E' will gives you the answer 0. This is the important aspect of this sum. ये सम का ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई बात समझ में? तो ऐसे सम्स भी थोड़ा बहुत चेंज करके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो ये सब हो सकता है। So, थोड़ा ध्यान में रख के ऐसी बातों को सॉल्व करना है। फाइन।